हेलो क्लास। 10वीं कक्षा हिंदी में आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। इसके लेखक विनय शर्मा जी है। तो चले सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ लें। विनय शर्मा, परिचय। जन्म 1973, उज्जैन, मध्य प्रदेश। परिचय। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। यात्रा वृतांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ: आनंद का उद्गम अमरकंटक, ललित निबंध। चित्र की परीक्षा, व्यंग। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच कोयम्बतूर में कुछ दिन, यात्रा वृतांत आदि। गद्य संबंधी: गोवा जैसा मैंने देखा पाठ की विधा यात्रा वर्णन है। यात्रा वर्णन गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। जब सौंदर्य बोध की दृष्टि से आनंद की भावना से प्रेरित होकर यात्रा की जाती है और अनुभवों की मुक्ति भाव से अभिव्यक्ति की जाती है तो उसे यात्रा वर्णन कहते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारा, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। बच्चों, जब भी हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं और वो भी किसी बीच का प्लान हो तो सबसे पहले हमारे जहन में गोवा का नाम आता है, क्योंकि गोवा बीच के नाम से ही तो मशहूर है। पाठ की शुरुआत से पहले मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बताती चलूं कि गोवा पश्चिम भारत का एक राज्य है। ये अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसे पर्यटकों का शहर भी कहा जाता है। दूर दूर तक फैला समुद्री किनारा, जीवन शैली, मनमोहक दृश्य, उपलब्ध सुविधाएं पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। इसलिए यात्रियों का मन गोवा की ओर खींचा चला आता है। और प्रस्तुत पाठ में विनय शर्मा जी ने अपनी गोवा की इस यात्रा के अनुभवों का वर्णन किया है। तो चलें सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ लें। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्राकृतिक आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। तरंगायत यानी कि मन उमंग से भर जाना, आबोहवा, जलवायु, पर्यटक यानी कि टूरिस्ट। प्रस्तुत परिचय में विनय शर्मा जी कहते हैं कि इतने बड़े देश के एक कोने में एक छोटा सा राज्य गोवा, जो हर एक पर्यटक के दिल की धड़कन बन गया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक आबोहवा और जीवन शैली है ही ऐसी कि हर एक का मन खुद ब खुद यहाँ खींचा चला आता है। और यही कारण था कि लेखक अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा की ओर रवाना हुए और खंडवा से उनके साड़ू साहब भी सपरिवार उनके साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम
जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। प्रस्तुत परिचित में लेखक कहते हैं कि जब 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस मड़गांव रुकी तो सुबह का उजास यानी कि उजाला पहले से ही हो चुका था और फिर एक टैक्सी के हॉर्न ने हम सबका ध्यान उसकी ओर खींचा। हमने अपना सामान उस टैक्सी में रखा और फटाफट बैठकर उसमें आगे के लिए रवाना हो गए। टैक्सी जो है एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। उस शीतल हवा के झोंकों से मन काफ़ी प्रसन्न हो गया। लेखक कहते हैं कि हमने जो यात्रा की थी ट्रेन की, उस यात्रा की जो थकान थी वो मानो पूरी तरह से ख़त्म हो गई हो। और फिर लेखक सोचने लगते हैं कि इस पर्यटन का भी अपना ही आनंद होता है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कई सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो उन सब से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो कहीं घूम कर आ जाना चाहिए। क्योंकि हफ्तों के 7 दिनों में से एक दिन तो ऐसा होता है जब हम छुट्टी करते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो या ऑफिस हो, वो होता है संडे, ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम कर सकें। अगर हफ्तों के 7 दिन अगर हम काम करेंगे तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी तनाव महसूस करेंगे, चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे और हमें वो वाली एनर्जी नहीं होगी जो काम करने के लिए चाहिए होती है। तो इसलिए विश्राम करना ज़रूरी है, कहीं घूम कर आना ज़रूरी है। कहीं घूम कर आते हैं तो बदले हुए वातावरण से क्या होता है, मन जो है वो काफ़ी तरोताज़ा हम महसूस करने लगते हैं और अच्छी जो है वह एनर्जी हमें आने लगती है। तो उससे जो है वह शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है और शरीर को विश्राम मिलना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मड़गांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिजॉर्ट में आकर रुक गई। यह रिजॉर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्वीट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकलें, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा ज़िला तथा उत्तर गोवा ज़िला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यूँ तो गोवा अपनी खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा ख़ास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। प्रस्तुत परिचित में लेखक कहते हैं कि कुछ देर बाद जो हमारी टैक्सी मड़गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर जहां बेनालियम बीच है, वहां के एक रिजॉर्ट में जाकर रुक गई और वहां हमने वह रिजॉर्ट पहले से ही बुक कर लिया था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और हर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की यात्रा करनी होती है या फिर कोई होटल बुक करना होता है तो हम पहले से ही बुक कर लेते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमने पहले से ही वो रिजॉर्ट बुक कर लिया था और वहाँ पहुँचकर हमने औपचारिक खाना पूर्ति यानी कि जो भी औपचारिक बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे पूरी करते हुए हम आराम करने के इरादे से अपने अपने कमरों में चले गए। लेखक कहते हैं कि हम कमरों से बाहर निकलें उससे पहले मैं आपको गोवा की कुछ ख़ास बातें बता दूं कि गोवा जो है वो असल में 2 भागों में बटा हुआ है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, गोवा 2 भागों में बटा हुआ है। एक है दक्षिण गोवा ज़िला और दूसरा है उत्तर गोवा ज़िला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है और ये काफ़ी बड़ी नदी है और साल भर वहाँ पर पानी हमेशा भरा ही रहता है। लेखक कहते हैं कि समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में हमेशा जो है वो गर्मी बनी हुई रहती है। बदन भी चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। आप तो जानते हैं मुंबई में कितना बदन चिपचिपाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। लेकिन वो कहते हैं कि मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ पर
हरियाली बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कहते ही हैं ना कि धूप तो तीखी ही होती है। लेखक कहते हैं कि गोवा असल में अपनी खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, वहाँ के महंगे महंगे होटलों और जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी वहाँ पर सांस्कृतिक विरासत लोग समेटे हुए हैं। वो क्या बातें हैं, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चलें। आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिजॉर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य भी है। प्रस्तुत परिचय में लेखक कहते हैं कि शाम को जो है हम बेनालियम बीच की ओर चले। हमें शाम का आनंद लेना था, और दूसरी बात जो थकान थी और जो उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ये बीच जो है वो रिजॉर्ट से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बावजूद भी ये रास्ता तय नहीं हो पा रहा था। हमें अरब सागर देखने का काफ़ी उत्साह था, और जब हमें अचानक से लहरों की आवाज़ सुनाई दी तो हम सभी दौड़ पड़े। सड़क जो है वो पीछे छूट गई थी। रेत पर भागना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी धंसे हुए पैरों से पूरी ताकत लगाकर हम भाग रहे थे। उस खूबसूरत से समुद्र को देखते ही साथ ही हम सब उससे जाकर लिपट गए। लेखक कहते हैं कि वहाँ बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। बच्चों को बीच पर जाना बहुत पसंद होता है। एक तो उन्हें पानी में खेलना होता है, और दूसरा रेत का घर बनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं कि बच्चे वहाँ पर रेत का घर बनाने में जुट गए थे। लहर आती तो उनका रेत का घर गिरा देती, तो वे दूसरी लहर आने से पहले फिर एक नया घर बना लेते। यही क्रम उनका चलता रहा। लेखक कहते हैं कि मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में हमें हमेशा आशावाद होना चाहिए। आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो असंभव हो। हर काम संभव होता है, हमें सिर्फ आशावाद होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि शाम गहराने पर हम किनारे पर जाकर बैठ गए। कुछ लोगों को जो है वो सनराइज़ बहुत पसंद होता है, तो कुछ लोगों को सनसेट बहुत पसंद होता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लोग कहते हैं कि सनराइज़ को देखो तो ऐसा लगता है मानो एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही हो, या फिर कुछ लोगों को सनसेट इसीलिए पसंद होता है कि शाम के समय जो ठंडी हवाएं चलती हैं, जो सारा मौसम ठंडा हो जाता है, तो उसका अपना ही आनंद होता है। तो कुछ लोगों को सनसेट बहुत पसंद होता है। लेखक कहते हैं कि इसके बाद जब हम किनारे पर बैठ गए तो मानो हर एक लहर हमसे कह रही हो कि देखो, बनने के बाद मिटना ही यह भाग्य है, और यही जीवन का सत्य भी है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हम बनते हैं और मिटते हैं। ये बनना और मिटना ये हमारे भाग्य में लिखा है, और इस जीवन के सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी
आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज़ हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, ये दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। इस परिचित में लेखक कहते हैं कि इन सबके के दरमियान एक मज़ेदार दृश्य और भी हमें देखने मिला। तो ये था कि लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की भी टी 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 की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी, और ये पक्षी जो है किनारों पर आई हुई मछलियों का जो है वह शिकार करते हैं। और अगर जो है तेज़ हवा आती है तो तेज़ हवा के कारण वो एक ही दिशा में सीधे जब नहीं उड़ पाते, तब वो सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। और इन पक्षियों को किनारे पर बैठा देख वहाँ जो कुत्ते होते हैं वो सिर्फ इसी बात का इंतज़ार करते हैं और मौका मिलते ही उन पर झपटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन बेचारों को जो है वो ज़्यादा सफलता मिल नहीं पाती है। लेखक कहते हैं पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और इन पक्षियों का टी 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 कर कर उड़ जाना, यह दृश्य वहाँ पर आए हुए सैर सपाट करने वाले लोगों का अच्छा मनोरंजन कर लेती हैं। लेखक कहते हैं कि इधर सूर्य देवता ने जैसे ही विदा ली तो चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र का एक नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र काफ़ी डरावना लग रहा था। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती हैं और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिजॉर्ट के स्वीट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगले ही दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, क्योंकि वहाँ पर बाइक आदि किराए पर तो मिल जाती है, उससे घूमने का मज़ा भी बड़ा अच्छा आता है, लेकिन बच्चों के कारण जो है उन्होंने बस से जो है जाना मुनासिब समझा। लेखक कहते हैं कि वहाँ पर सी फूड की भी अधिकता है, लेकिन जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए सुस्वादु भोजन मिल पाना ज़रा मुश्किल होता है, उन्हें इसके लिए ज़रा जूझना पड़ता है। और काफ़ी भटकने के बाद अगर उन्हें अच्छा भोजन मिल भी गया तो किस्मत अच्छी, और दूसरी जेब तो उनकी ढीली हो ही गई। ये समस्या उन्हें पहले से ही पता थी, इसीलिए लेखक कहते हैं कि हम अपने रिजॉर्ट के स्वीट में ही जो उपलब्ध किचन है वहाँ पर ही भोजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे यह पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान
अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्राकृतिक का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में जो है तकरीबन 40 ऐसे छोटे बड़े बीचेस हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख है वो सिर्फ 7 या 8 ही हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी एक और आप देखेंगे तो लंबी सी पहाड़ी है, जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। ये जो नीला पानी है वो काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है, और पानी ने इन पत्थरों को काट काट कर कमज़ोर कर दिए हैं और उनमें छेद कर दिए हैं। और साथ ही समुद्र जो है वो काफ़ी पीछे हट जाने से उन पत्थरों के बीच में पानी भी भर जाता है, और वहाँ पर काई ने अपना घर बना लिया है। काई जो है वो हरे रंग की होती है, चिकनी होती है, जिससे फिसल कर गिरने का डर लगा रहता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि संघर्षों में ही जीवन है। अगर संघर्ष ना हो तो सफलता का आनंद नहीं मिल सकता। तो संघर्षों में ही जीवन है। इसलिए यहाँ पर घूमने का अपना अलग ही आनंद है। और जो युवा आते हैं वो अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं, लेकिन जो परिवार के साथ आते हैं उनका अपना आधे से ज़्यादा समय बच्चों को सावधान रखने, उन्हें सूचना देने में लगा रहता है। लेकिन परिवार के साथ अपना अलग ही आनंद होता है। लेखक कहते हैं कि मैंने देखा है समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच और अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। पेपर में भी आपको पूछा जा सकता है कि बेनालियम बीच और अंजुना बीच के बारे में लिखें, तो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बेनालियम बीच जो है रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। इनका निर्यात बिल्कुल नहीं होता, यानी कि इनका एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वहीं के ही इलाकों में ही मछलियों को बेच देते हैं। अंजुना बीच की ख़ास बात यह है कि ये गहरा और नीले पानी वाला है। दूसरा, ये बॉलीवुड की पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। यह दोनों बीच अगर देखा जाए तो व्यावसायिक हैं, पर मूल्य अंतर उनके व्यवसाय की प्राकृतिक का है। फिर उसके बाद लेखक कहते हैं कि हम पणजी शहर देखते रहें। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किमी तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज़ हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी, दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। यहाँ लेखक कहते हैं कि शाम को हम घूम फिर कर जो है कलिंगुड बीच पर गए, जो कि रेतीला और गोवा का सबसे बड़ा बीच है, जो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। यहाँ पर पर्यटक अधिक मात्रा में आते हैं, और यही कारण है कि वहाँ के लोगों का व्यावसायिक केंद्र भी बना हुआ है।
वहाँ पर कई प्रकार की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं जो हैरत अंगेज़ होते हैं, जिन्हें देखने का अपना ही अलग आनंद आता है। लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो है वो एक्टिविटीज़ करते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने भी कुछ खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन जो सबसे अधिक रोमांच था वो पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से जल राशि को देखना मज़ा तो आ रहा था, पर डर भी लग रहा था। लेखक अपनी पत्नी के साथ पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। दोनों डरे हुए भी थे और खुश भी थे। डर उन्हें इस बात का था कि अगर छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिजॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि हम जो है तकरीबन 4 से 6 दिन रहे, लेकिन हम एक ही जो है वो रूटीन फॉलो कर रहे थे कि हम सुबह जल्दी उठ रहे थे, फटाफट नाश्ता कर कर दिन भर घूमने की हमने जो योजना बनाई थी वहाँ जा रहे थे। फिर और थक कर जब शाम को हम रिजॉर्ट वापस आते हैं तो अपने थकान मिटाने के लिए पूल में ही तैरते हैं। और फिर एक दिन जो है कोलवा बीच पर जो है लेखक कहते हैं कि हमने बोटिंग भी की और उसका आनंद लिया। वहाँ पर हमने जो है डॉल्फिन मछलियाँ भी देखी। ये मछलियाँ हालांकि छोटी थी, लेकिन बच्चों ने इसका बहुत खूब आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती हैं। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। यहाँ लेखक कहते हैं कि इसी दौरान पर नवरात्रि तथा दशहरा त्यौहार मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और जिस तरह उत्तर भारत में माँ दुर्गा की घट स्थापना की जाती है और लड़कियों द्वारा जो गरबा किया जाता है वह भी जो है यहाँ पर भी होता है। रावण का पुतला यहाँ बिल्कुल भी नहीं जलाया जाता। और सुबह से जो लोग अपने वाहनों की सफाई करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और शाम के समय जो है भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाई जाती हैं। और फिर एक पेड़ विशेष की जो है वो पत्तियाँ तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं गोवा में जितने दिन रहा उसे पूरा देख और समझ तो नहीं पाया, लेकिन जितना देखा और समझा है उतना जाना है कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा हुआ होने के बावजूद भी आज भी भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी थामे हुए हैं। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ से सीखा कि समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए यात्रा करना चाहिए। दूसरा, जीवन में हमेशा आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता। तीसरा, संघर्षों में ही जीवन है। इसलिए तो भारत सबसे अलग माना जाता है, क्योंकि यहाँ की बोली, खान पान, पहनावा, रहन सहन, भाषाएं भारत को सबसे अलग रखता है।
तभी तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर भी आज भी अपनी सांस्कृतिक नहीं भूले हैं। भले से ही वेस्टर्न डांस फॉर्म क्यों ना सीख ले, लेकिन आज भी लोग क्लासिकल डांस को पसंद करते हैं। भले ही हम पिज़्ज़ा या बर्गर खा लें, लेकिन माँ के हाथों का बना बिरयानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो भारत को समझने जानने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, और गोवा उनमें से एक है। थैंक यू।